हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ बिजनेस स्टडीज लव कौशिक। आज की क्लास में आप लोगों को स्टाफिंग का चैप्टर कराने वाला हूं। देखो, वर्ड से ही पता लगाएंगे, स्टाफिंग मतलब स्टाफ के बारे में बात हो रही है। स्टाफ मतलब एम्प्लॉइज के बारे में बात हो रही है। एक कंपनी में मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि स्टाफ को लेकर आना है, लोगों को नौकरियां देनी है, सही बंदे को सही जॉब के ऊपर रखना है। मैनेजमेंट के अगर फंक्शंस की बात की जाए तो इससे पहले प्लानिंग का फंक्शन हो चुका है। प्लानिंग के फंक्शन में हम सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या करना है और कैसे करना है। उसके बाद दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन आता है कि कौन बंदा किसको रिपोर्ट करेगा, कौन सीनियर होगा, कौन जूनियर होगा, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरीके का होने वाला है, वो सब। उसके बाद स्टाफिंग का फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। फिर इसके बाद फंक्शन आपके पास डायरेक्टिंग का आएगा और कंट्रोलिंग का आएगा। जब आएगा तब उनकी बात करेंगे। आज की क्लास में फिलहाल स्टाफिंग चैप्टर की बात कर रहे हैं। ये फंक्शन देखो, हर कंपनी के अंदर, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग काम से रिलेटेड। बेसिकली एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो सकता है जो मार्केटिंग का काम संभालेगा, पैसों का काम संभालने वाला फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन एक्टिविटी फैक्ट्री का काम संभालने वाला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है। तो ऐसे ही दोस्तों एक डिपार्टमेंट होता है HRD, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब कंपनी के लिए एम्प्लॉइज होते हैं। एक कंपनी का धर्म है कि वो अच्छे एम्प्लॉइज हायर करे, अपने पास लेकर आए, ताकि कंपनी स्मूथ तरीके से चल सके। अच्छे एम्प्लॉइज अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो कंपनी को अच्छा प्रॉफिट भी देंगे, अच्छा प्रोडक्टिविटी भी प्रोवाइड करेंगे। तो यार एम्प्लॉइज कंपनी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं। तो एम्प्लॉइज के बारे में डिसाइड करना कि कब किस एम्प्लॉय को लेकर आना है, और या फिर किसी एम्प्लॉय ने गलती कर दी तो उसको नौकरी से कब निकालना है, क्या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज के बारे में बनाना है, एम्प्लॉइज को कौन कौन सी छुट्टियां देनी है, एम्प्लॉइज के अंदर अगर आपस में कोई लड़ाई या डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ये सारे काम होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर होता है। अब कितने भी डिपार्टमेंट हो सकते हैं किसी कंपनी के अंदर। मैं शुरुआत बेसिकली कर रहा हूं कि एक कंपनी जब एक स्टाफ को लेकर आती है, एम्प्लॉइज को हायर करती है, तो वो क्या सोचती है, क्या करती है कि स्टाफ उसके पास आ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले कंपनी अपनी मैन पावर प्लानिंग करती है। मैन पावर का मतलब आप एम्प्लॉइज ही मान के चलो। स्टाफ, एम्प्लॉइज और मैन पावर सब सेम है। कंपनी किसी नए एम्प्लॉइज को भर्ती करने से पहले यह सोचती है कि उसको कितने लोगों की जरूरत है, ऑब्वियसली तभी तो भर्ती करेगी। अब आप 12th क्लास के अंदर पढ़ रहे हो, 12th क्लास के बाद फिर कॉलेज में एडमिशन लोगे, तो आप कॉलेज में देखोगे कि फाइनल ईयर के अंदर आपके अच्छे कॉलेज के अंदर बाहर से बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं आपको नौकरियां देने के लिए। आपके टेस्ट लेती हैं, कैंपस प्लेसमेंट बोलते हैं इसको, या फिर कैंपस रिक्रूटमेंट बोलते हैं। वो कंपनी आपके पास आती है तो कंपनी ढूंढने लगती है एम्प्लॉइज को। तो मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप यहां पर बातें बताता हूं। सबसे पहले HR डिपार्टमेंट क्या करता है, वो पता लगाता है कि कंपनी में ऑलरेडी कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने लोगों की जरूरत है। तो यहां एक डिस्कशन लेते हैं। चलो, यहां पर मान लो कंपनी के अंदर ऑलरेडी 10 लोग काम कर रहे हैं और कंपनी को 5 लोगों की और जरूरत है। दो बातें डिसाइड हो गई। तो अब पता लग गया कि कंपनी को 5 लोगों की जरूरत है। और दोस्तों क्योंकि बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो ना, तो थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स यहां पर ध्यान रखेंगे। तो करना क्या होता है, अगर तुम पता लगाओगे कि ऑलरेडी कितने लोग काम कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड वर्कफोर्स एनालिसिस। और कितने लोगों की जरूरत है अगर तुम ये पता कर रहे हो, तो कंपनी वर्कलोड एनालिसिस कर रही है। तो कोई तुमसे पूछे कि वर्कफोर्स एनालिसिस क्या होता है, तो ऑलरेडी कंपनी में जितने लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में पता करना वर्कफोर्स एनालिसिस, और कितने लोगों की जरूरत है और किस तरीके के लोगों की जरूरत है ये पता करना वर्कलोड एनालिसिस। एक बार पता लग जाता है ना कि कितने स्टाफ की जरूरत है, तो फिर HR डिपार्टमेंट क्या करता है, उनको ढूंढने निकल पड़ता है। ढूंढता कैसे है, एक कंपनी या तो अखबार में ऐड देगी, या अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर देगी, या कॉलेज के अंदर जाके स्टूडेंट से बात करेगी। ठीक है, कंपनी कुल मिला के एम्प्लॉइज को सर्च करने लगती है। और दोस्तों जब कंपनी एम्प्लॉइज को सर्च करती है तो इसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। अब नए नए वर्ड सीख रहे हो ना, तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, रिक्रूटमेंट का सीधा सीधा मतलब होता है सर्चिंग। कंपनी चाहती है कि जितने हो सके उतने एम्प्लॉइज कंपनी सर्च करके निकाल ले। मानो कि कंपनी को 5 बंदों की जरूरत है, तो कंपनी बहुत सारे लोगों को इनवाइट करेगी कि देखो हमारी कंपनी में 5 वैकेंसी है, मतलब 5 खाली पोजीशन है, आप लोग यहां पर आ सकते हो। तो कंपनी 5 लोगों के लिए कितने भी लोगों को ढूंढने की कोशिश करती है। मान लो कंपनी ने 100 लोग ढूंढे हैं जो इंटरेस्टेड है इस कंपनी में नौकरी करने के लिए। फिर ये मैनेजर्स क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स, ये देखते हैं जितने भी लोग आते हैं ना, उनमें से जो कंपनी को सही लगते हैं, जो कंपनी के लिए सूटेबल है, उन लोगों को सेलेक्ट करती है। अब दोस्तों एक बार कंपनी ने सोच लिया कि कितने लोगों की जरूरत है, फिर कंपनी उनको ढूंढने निकल पड़ी। अब वो लोगों
कंपनी के पास आ गए, अप्लाई कर दिया उन्होंने, देख लिया कहीं पे एडवर्टीजमेंट देख ली, अखबार में देख ली, वेबसाइट पे देख ली, इंटरनेट पे देख ली, naukri.com पे देख ली, या फिर कंपनी के बाहरी नोटिस लगा हुआ है, किसी भी तरीके से वो लोग देख सकते हैं, या कैंपस प्लेसमेंट हो गई, कैंपस के अंदर जाकर भी रिक्रूटमेंट होती है। जो तुम कॉलेज की बात कर रहे हो उसको कैंपस वाली रिक्रूटमेंट बोलते हैं। बहुत सारे तरीके हैं रिक्रूट करने के, यानी बहुत सारे तरीके हैं एम्प्लॉइज को ढूंढ के निकालने के। एक बार जब कंपनी में एम्प्लॉइज इकट्ठे हो जाते हैं और बोलते हैं मेरे को नौकरी चाहिए, मेरे को नौकरी चाहिए, तो कंपनी डिसाइड करती है कि नौकरी किसको मिलेगी। तो जब कंपनी डिसाइड करती है, जैसे यहां पर इतने सारे एम्प्लॉइज में से कंपनी इसको पिक कर रही है कि ये सूटेबल बंदा है जो हमें चाहिए, तो दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन। पेन का कलर चेंज करते हुए लिखूंगा ताकि आपको सही नजर आए। सिलेक्शन दोस्तों, सिलेक्शन का मतलब है कि जितने भी पॉसिबल कैंडिडेट्स आए हैं कंपनी के पास, उनमें से बढ़िया बंदे को ढूंढ के निकाले। तो यार एक तरीके से बोलूं तो सिलेक्शन के बारे में एक टेक्निकल वर्ड एग्जाम में आता है। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है, और उसके अपोजिट साइड आपसे बात करूं कि रिक्रूटमेंट के बारे में बात करें तो रिक्रूटमेंट दोस्तों एक पॉजिटिव प्रोसेस है। अब आप बोलोगे कैसे? क्योंकि देखो रिक्रूटमेंट में पॉजिटिव फील आ रही है, कंपनी कह रही है कि ये क्वालिफिकेशन है, ये एलिजिबिलिटी है, इस तरीके का बंदा चाहिए, सब लोग आ जाओ अप्लाई करने के लिए। तो सबको बुला रही है, वेलकम कर रही है ना, जितने हो सके उतने आ जाओ। फिर सिलेक्शन में निकाल रही है, जो लोग नहीं चाहिए वो भागो, जो चाहिए हम उसको ले लेंगे। मतलब बहुत सारे लोगों में से बढ़िया बंदा सेलेक्ट करने का मौका कंपनी को मिल गया, तो यहां रिजेक्शन हो रहा है। रिजेक्शन होने की वजह से ये ऐसा प्रोसेस है, तो यहां लिखेंगे क्योंकि यहां पर रिजेक्शन है। जो फालतू के बंदे होते हैं कंपनी उनको रिजेक्ट कर देती है। एक बार अगर एक कंपनी में एम्प्लॉय हायर होता है तो सोचो तुम ही हायर हो गए, तुम्हें ही नौकरी मिल गई, अभी 12वीं क्लास पास करी है और तुम्हें एक कंपनी में नौकरी मिल गई। कंपनी में गए तुम, सिक्योरिटी गार्ड से बोला मैं इस कंपनी में नया नया बंदा हूं, और दरवाजा खोला, अंदर घुसे, तो कैसे शक्ल देखोगे सबकी, किससे मिलना है, रिसेप्शन पे पूछोगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, है ना। बड़ी अजीब सी सिचुएशन होती है। तो कंपनी क्या करती है, जैसे ही एम्प्लॉइज को सेलेक्ट करती है ना, तभी उसको मेल सेंड कर देती है या उसके घर पे लेटर भेज देती है, बोलती है इस डेट को आपको यहाँ पर इस कमरे में इस कैबिन में आना है। जब आप वहां पहुंचते हो तो आपके सीनियर्स आपको बता रहे होते हैं कि कंपनी के रूल्स ये वाले हैं, कंपनी की ऐसी पॉलिसीज है, कंपनी के रूल से फैमिलियराइज कराते हैं आपको कि क्या क्या आपकी ड्यूटीज होंगी। तो दोस्तों कंपनी के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है आपके एम्प्लॉयर के द्वारा। एम्प्लॉयर जो आपको हायर कर रहा है, एम्प्लॉई वर्कर होता है, ठीक है ना। एम्प्लॉयर कंपनी के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन देता है और फिर बताता है कि आप कहां पर बैठोगे, आपकी सीट क्या है। तो यहां पर देखो जिस तरीके से ये लोग मीटिंग कर रहे हैं, ये भाई साहब बता रहे हैं कि ये सब कंपनी में सीनियर लोग हैं और ये सब एम्प्लॉइज हैं, तो इनको कहां पर बैठना है, क्या काम करना है, क्या नहीं करना। जब कंपनी अपने बारे में इंफॉर्मेशन देती है एम्प्लॉइज को, ब्रीफ इंफॉर्मेशन, रूल्स पॉलिसीज बताती है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों ओरिएंटेशन। और एम्प्लॉय को जब ये बताती है कि आपको कहां बैठना है, सीट भी तो होगी आपकी जब आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्लेसमेंट। तो दो बातें ध्यान रखनी है, ओरिएंटेशन और प्लेसमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। और जैसे ही आप बैठ जाओगे, अभी तो आपने 12th पास करी है, नए नए बंदे हो, काम करना आता थोड़ी, आप तो पेपर पास करके गए हो, कॉलेज का बच्चा भी होता है तो पेपर पास करके जाता है। तो कंपनी को लगता है कि इसको अभी काम सिखाने की जरूरत है। तो जब आपको आपकी सीट दिखाई जाती है तो आपके सीनियर से या किसी और ट्रेनर से आपको काम सिखाया जाएगा। ऐसे ही नहीं होती बात, काम सिखाया जाता है। तो ओरिएंटेशन प्लेसमेंट के बाद जैसे ये भाई साहब, पेन का कलर चेंज कराते हैं, ये भाई साहब सिखा रहे हैं इनको कि ये सिस्टम पे कैसे काम करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे कैसे दूर करना है। तो ऐसे सबको सिखाया जाता है। दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉइज को दोस्तों, ट्रेनिंग है। और ट्रेनिंग के साथ साथ ट्रेनिंग के अंदर तो उसकी नॉलेज को इंप्रूव कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। उसके साथ साथ एम्प्लॉइज की डेवलपमेंट भी होने लगती है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग वर्ड हैं। ट्रेनिंग का मतलब एम्प्लॉइज को ट्रेन करना है, कुछ सिखाना है। डेवलपमेंट का मतलब उसकी ओवरऑल ग्रोथ करना है, समझे। वो नौकरी के अलावा बहुत सारी चीजें वहां पर सीखता है, ठीक है। तो बेसिकली डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ, ठीक है। और ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग स्किल्स, स्किल्स सीखना। अभी स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर पढ़ाई होती है, स्किल्स आएगी कंपनी के अंदर ही आपके पास, या फिर किसी कंपनी में आप ट्रेनिंग लेने वैसे भी जा सकते हो। जब सीए का कोर्स करते हैं तो इंटर्नशिप मिलती है, मतलब कोर्स करते करते कुछ टाइम के लिए कंपनी के अंदर काम करना पड़ता है। जो एमबीए के स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी कोर्स करते करते कुछ टाइम के लिए कंपनी में काम करना पड़ता है। एक खास बात आपको बताता हूं, जब आप कंपनी में नौकरी करते हो तो कंपनी आपको सैलरी पे करती है, लेकिन जब आप कोई कोर्स करते करते कंपनी में ट्रेनिंग करने के लिए आते हो
तो जो पैसे कंपनी आपको देती है उसको सैलरी नहीं बोलते, उसको स्टाइपेंड बोलते हैं, STIPEND, स्टीपेंड या स्टाइपेंड कुछ भी बोल लो। सीए का कोर्स जब करेंगे ना, तो जब ट्रेनिंग लेंगे हम कंपनी में, तो उस वाली ट्रेनिंग को बोलते हैं इंटर्नशिप। एमबीए का कोर्स करेंगे और जब हम कंपनी में ट्रेनिंग लेंगे तो उसको बोलते हैं आर्टिकलशिप। वर्ड अलग है, बस ट्रेनिंग का ही मतलब है। इसके बाद कंपनी आपको बताएगी कि आपका प्रमोशन किस तरीके से होगा, आपको काम कितना करना है जिससे प्रमोशन होगा, आपकी सैलरी कैसे डिसाइड होगी, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, आपकी करियर प्लानिंग। तो बेसिकली ये 5 बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद 3 बातें और बताऊंगा। पहले नंबर पे कंपनी जब एम्प्लॉय को हायर करती है और डिसाइड करती है कि कितने लोगों की जरूरत है, फिर उनको ढूंढने निकलती है तो रिक्रूटमेंट, फिर उनमें से बढ़िया बंदा सेलेक्ट करती है सिलेक्शन, जो आ गया उसकी ओरिएंटेशन और प्लेसमेंट करेगी, मतलब उसको बताएगी कंपनी के बारे में, और फिर करेगी उनकी ट्रेनिंग। तो ये दोस्तों मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं स्टाफिंग का प्रोसेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन पता कैसे आता है, केस स्टडी गिवन होती है, उस केस स्टडी मतलब एक पैराग्राफ गिवन होता है, उसमें स्टाफिंग प्रोसेस के कुछ स्टेप्स लिखे होते हैं। फिर आपसे नीचे क्वेश्चन पूछा होता है, पहला बताओ कौन कौन से स्टेप्स स्टाफिंग प्रोसेस के ऊपर के पैराग्राफ में मेंशन है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब कौन से स्टेप्स हैं जो मेंशन नहीं है। तो इस तरीके से आपको जवाब देने होते हैं। एक आइडिया मैंने आपको दे दिया। तो सीधी बात कर रहे हैं दोस्तों हम स्टाफिंग के प्रोसेस की। यहां पर रेड कलर का मैं यूज करूंगा। तो स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग कुल मिला के 8 स्टेप हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। 8 के 8 स्टेप आपको समझा देता हूं। पहला स्टेप है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। इसको हम मैन पावर प्लानिंग भी बोलते हैं, पहले वाले स्टेप को। अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो तो इट इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। अगर आप किसी दूसरी रेफरेंस बुक में से पढ़ रहे हो, लाइक पूनम गांधी, सुभाष डे, तो कुछ बुक्स में मैंने देखा है इस वाले स्टेप को मैन पावर प्लानिंग बोला है। इस वाले स्टेप के अंदर क्या किया जाता है, कंपनी वर्कलोड और वर्कफोर्स एनालिसिस करती है। यानी ये देखती है कि ऑलरेडी कितने लोग काम कर रहे हैं, वो वर्कफोर्स एनालिसिस होता है, और कितने लोगों की जरूरत है, वो वर्कलोड एनालिसिस होता है। फिर ये पता करके कंपनी रिक्रूटमेंट करती है। इसका मतलब जितने हो सके उतने कैंडिडेट, यानी मैक्सिमम पॉसिबल कैंडिडेट्स कंपनी सर्च करने जाती है। चाहे कॉलेज में जाए, चाहे एड निकाले, चाहे पर्चे छपवाए। कई बार अखबारों में देखते हैं ना, एक पर्चा निकलता है, उस पर लिखा होता है नौकरियां ही नौकरियां, ऐसे वो ढूंढने निकलते हैं। फिर उनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लेंगे जो बेस्ट वन होता है, और ये नेगेटिव प्रोसेस होता है। फिर जो आएगा उसको कंपनी के रूल्स एंड पॉलिसीज बताए जाएंगे, कहां पर सिटिंग है उसकी, ये सब बताया जाएगा। कंपनी का फैमिलियर कराया जाएगा, मतलब रूबरू कराया जाएगा कंपनी से। फिर दोस्तों उसकी शुरू होगी ट्रेनिंग, यानी वो लर्न कैसे करेगा कंपनी में, अपने स्किल्स कैसे इंप्रूव करेगा। इसके बाद उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में बताया जाएगा। अब यहां पर वर्ड है परफॉर्मेंस, तो आपका काम हो गया। अप्रेजल का मतलब उस काम को चेक करना है कि वो काम अच्छा है या बुरा है। अच्छा है तो प्रमोशन कर देंगे, बुरा है तो डिमोशन भी कर सकते हैं, मतलब रैंक नीचे भी कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब आपके काम को चेक करना होता है, इवेल्युएट करना होता है। इवेल्युएशन का मतलब भी चेकिंग ही होता है। उसके बाद बढ़िया किया है तो प्रमोशन, नहीं तो करियर प्लानिंग के अंदर और बातें भी होती है। डिमोशन कैसे होगा, कभी कभी ट्रांसफर कर देते हैं एक ब्रांच से लेकर दूसरी ब्रांच के अंदर। और दोस्तों लास्ट में आपके पैसों की बात होती है। जो पैसे आपको कंपनी देती है उसको सिर्फ सैलरी नहीं बोलते, उसको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बोलते हैं, सीओई। इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम के चैप्टर में इसको अच्छे समझाया गया है। अच्छा, इस वाले 7th स्टेप को सिर्फ आप करियर प्लानिंग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टेप्स जो लिखे हैं ये स्टेप्स आपको एनसीईआरटी की हेडिंग लिखनी है। एक्सप्लेनेशन आप इजी लैंग्वेज में लिख सकते हो, मैं पढ़वा रहा हूं, नोट्स की तरह आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, जहां पर आप क्लिक करोगे तो जो भी मैं यहां लिख रहा हूं उस चीज की आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो नोट्स वोट्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, जो बोल रहा हूं वो नोट्स के फॉर्म में ही लिखा। स्टाफिंग का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, ठीक है। पहला स्टेप है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, इसको मैन पावर प्लानिंग भी बोल सकते हैं। तो पढ़ के भी बता देता हूं दोस्तों क्या लिखा है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप of staffing process which deals the problem, किस problem, that how many people are required and what type of people are required। इस चीज को बोलते हैं workload analysis। how many people are working is workforce analysis and how many people are required it is workload analysis। तो पहला स्टेप खत्म हो गया। कोई भी आप हेडिंग एक्सप्लेन करो ना, मैक्स टू मैक्स 2.5 लाइन तक करना, 2 लाइन में एक्सप्लेन हो जाए तो इट्स कूल। और देखना कभी भी आप अपनी एक्सप्लेनेशन के अंदर ये स्टेप की लैंग्वेज को दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हो। अगर आप इसको ही रिपीट करते हो तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट मींस ऐसे करके लिखते हो तो टीचर को पता लग जाता है कि आप उसका पोपट खींच रहे हो। तो वो सिस्टम नहीं होना चाहिए, ठीक है। हेडिंग और एक्सप्लेनेशन अलग, मतलब ताकि हेडिंग तो लिख दी है ना, तो टीचर को एक्सप्लेनेशन चाहिए। अब
सेकंड स्टेप है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉइज को सर्च करके लाना। तो रिक्रूटमेंट का अगला स्टेप आया रिक्रूटमेंट। डेफिनेशन लिखी है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग पॉसिबल कैंडिडेट्स, मतलब मैक्सिमम कैंडिडेट्स एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है उसको प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस करना कि तू कंपनी में अप्लाई कर दे, एड देख के या कुछ भी देख के। ठीक है, दो तरीके के सोर्स होते हैं रिक्रूटमेंट के, यानी एम्प्लॉइज को ढूंढ के लाने के। एक, कंपनी में अगर ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं तो उनका ही प्रमोशन कर देती है या उनमें से ट्रांसफर करा लेती है इधर से उधर। मतलब दो ब्रांच मान लो कंपनी की, इधर 20 लोग काम कर रहे हैं, इधर 15 लोग काम कर रहे हैं। इधर देखती है कि 2 लोग फालतू के काम कर रहे हैं तो उन 2 लोगों को यहां ट्रांसफर करा देती है अगर यहां जरूरत है तो ये ट्रांसफर के थ्रू कंपनी ढूंढ कर लिया है एम्प्लॉइज को। नहीं तो जब कंपनी अपने बाहर से ढूंढ कर लाती है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। जैसे कि कॉलेज के अंदर जाती है, वेबसाइट पे पब्लिश कर देती है, और दूसरे तरीके होते हैं। इसको खोल के आगे बढ़ाया गया, पूरा रिक्रूटमेंट का टॉपिक खोल के आगे बढ़ाया गया। तो इंटरनल सोर्सेस ट्रांसफर प्रमोशन, और एक्सटर्नल सोर्सेस बहुत सारे हैं, बस ये एग्जांपल है। कभी कभी देखा किसी फैक्ट्री के बाहर इंडस्ट्रियल एरिया में गए हो, वहां एक नोटिस सा लगा होता है, उसमें लिखा होता है 2 हेल्परों की आवश्यकता है। तो वो भी एक तरीका होता है एम्प्लॉइज को ढूंढने का, उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। बहुत सारे तरीके रिक्रूटमेंट को खोल के बढ़ेंगे। जब कंपनी ढूंढ के ले आती है लोगों को तो शुरू हो जाता है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, कलर चेंज कर लो, इट इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द कैंडिडेट्स। बेस्ट पर्सन चूज करना है आउट ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द जॉब, जिन्होंने नौकरी के लिए अप्लाई किया है दादा। ठीक है, यह यकीन दिलाता है, इट एंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशन गेट्स बेस्ट अमंग द अवेलेबल। जितने भी अवेलेबल है कंपनी को उसमें बेस्ट ही मिल रहा है, ये यकीन दिलाता है। ठीक है, इसके बाद ओरिएंटेशन होती है, प्लेसमेंट होती है। ओरिएंटेशन का मतलब एम्प्लॉय को फैमिलियर कराना कंपनी के नए रूल्स पॉलिसी से। तो इट इज द टास्क ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एंड फैमिलियराइजिंग द न्यू एम्प्लॉइज टू द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज लिखो या ऑर्गेनाइजेशन लिखो, नए एम्प्लॉय को पुराने बंदों से मिलवा रहे हैं, कंपनी से मिलवा रहे हैं, दैट्स इट। फिर उसके बाद उसको बताएंगे प्लेसमेंट का है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ फिटिंग द सेलेक्टेड पर्सन टू द राइट जॉब, मतलब उसकी सीट दिखाएंगे, भाई वहां जाके तू बैठ जा, समझे। फिर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ट्रेनिंग देंगे उसको, डेवलप करेंगे। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, नॉलेज बढ़ाना एम्प्लॉय की, नॉलेज और स्किल्स पे काम करना ट्रेनिंग होता है। डेफिनेशन लिखी हुई है, आप पढ़ लेना। और डेवलपमेंट का मतलब थोड़ा अलग होता है दोस्तों, लर्निंग और ग्रोथ से रिलेटेड बात होती है। डेवलपमेंट थोड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की चर्चा भी आगे फुल प्रूफ मतलब ज्यादा डिटेल में की गई है। अभी तो इसका प्रोसेस पढ़ रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शन है सबका प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग का प्रोसेस में 7 स्टेप्स है, बड़े इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में 4 स्टेप्स है, बड़े इंपॉर्टेंट है। स्टाफिंग के प्रोसेस में 8 स्टेप है, बड़े इंपॉर्टेंट है। अब सिलेक्शन का प्रोसेस भी आगे आएगा, उसमें भी 8 स्टेप्स हैं। अलग से देखो, एक और प्रोसेस आ गया। इसके अगला फंक्शन डायरेक्टिंग है, उसमें मोटिवेशन और कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। वो उतना आपको करने की जरूरत नहीं है, वो इतना पेपर से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, फिर कंट्रोलिंग का प्रोसेस है, उसमें 5 स्टेप्स है। तो ये प्रोसेस जो फर्स्ट वाली बुक है जिसमें 8 चैप्टर्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है यार। मतलब प्रोसेस से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, तो जरूर करने हैं। फिर छठा स्टेप है दोस्तों परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये अप्रेज्ड लिख दिया, अप्रेजल है यहां पर। परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाएगा, पता लगाया जाएगा कि आपने कैसा काम किया, चेकिंग की जाएगी। एक कंपनी के पहले से डिसाइडेड नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उसके बेसिस पे देखा जाएगा कि आप खरे उतर रहे हो या नहीं। तो इसका मतलब इट मींस इवैल्यूएटिंग द एम्प्लॉइज करंट एंड पास्ट परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड्स। कंपनी के कुछ प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड्स हैं जिसके बेसिस पे आपके परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा, सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। और फिर करियर प्लानिंग, मतलब सोचा जाए प्रमोशन होगा इसके अंदर, हुआ तो डिमोशन भी हो सकता है, ट्रांसफर भी हो सकता है, ऐसी बातें वहां पर बताई जाएंगी और होती भी हैं। ठीक है, और दोस्तों कॉम्पनसेशन का मतलब, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मान लो इट रेफर्स टू द ऑल फॉर्म्स ऑफ पे एंड रिवॉर्ड्स गिवन टू एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को हर तरीके से जो भी पैसा कंपनी के द्वारा दिया जाता है, चाहे वो सैलरी दी जाती है, चाहे बोनस दिया जाता है, चाहे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है, कुछ भी दिया जाता है, जो भी कंपनी एम्प्लॉय को देती है, उस सबको बोलते हैं कॉम्पनसेशन। तो ये 8 स्टेप्स हैं, इसमें से बेसिकली शुरू के 5 होते हैं जिसमें एक एम्प्लॉय फिट हो जाता है कंपनी के अंदर। ये 3 स्टेप तो जिंदगी भर चलते रहते हैं कंपनी में नौकरी मिलने के बाद भी। तो ये था दोस्तों स्टाफिंग का प्रोसेस। अब स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग का मतलब होता है पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। ऐसा बोल देते हैं, लिखने के पूरे नंबर मिलेंगे नहीं आपको, लेकिन पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये लिखोगे तो स्टाफिंग की डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, अब स्टाफिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन, पानी पीते पीते बोलता हूं, थोड़ी सी प्यास लग गई है। सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि तुम कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज को लेकर आए हो, तो ये जरूरी क्यों है? स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में पूछना चाह रहा है।
यार एक बात बताओ, अगर एक कंपनी खाली है, उसमें कोई बंदा काम ही नहीं कर रहा, तो क्या उसके अंदर कोई एक्टिविटी होगी? नहीं होगी। कंपनी के रिसोर्स हैं, जो कंपनी में कंप्यूटर रखा हुआ है, कंपनी में डेस्क है, कंपनी में टेबल है, स्टेशनरी है, या फैक्ट्री की बात कर ले, मशीन है, वो इस्तेमाल ही नहीं होगी। तो एम्प्लॉइज आते हैं तो कंपनी के रिसोर्स इस्तेमाल होते हैं। एम्प्लॉइज आते हैं तो कंपनी भी जिंदा रहती है। एम्प्लॉइज नहीं होंगे तो कंपनी में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। सर्वाइवल कंपनी का एम्प्लॉइज सही है, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल एम्प्लॉइज सही है, कुछ प्रोडक्शन की एक्टिविटी एम्प्लॉइज सही होती है। अब स्टाफिंग होती रहती है तो एम्प्लॉइज भी सेटिस्फाइड रहते हैं, एम्प्लॉइज के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। तो स्टाफिंग की 5 इंपॉर्टेंस आपको बिना हेडिंग के करा रहा हूं, ये 5 इंपॉर्टेंस लिखी हुई है स्टाफिंग की। अब रेफरेंस बुक में तो हेडिंग दी हुई है, फिर उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये एनसीईआरटी के लेवल पे एक्सप्लेनेशन है, नंबर नहीं कटते अगर इस तरीके से लिखोगे। वैसे जितने भी कॉन्सेप्ट है आपको ध्यान देना चाहिए कि पहले उसकी हेडिंग लिखो फिर उसके एक्सप्लेनेशन लिखो। लेकिन आपको एक तरीका बताता हूं, जिस भी टॉपिक की हेडिंग एनसीईआरटी में गिवन नहीं है तो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में भी उसकी हेडिंग गिवन नहीं होगी, तो वहां बिना हेडिंग के भी आपको नंबर मिलेंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है यार, ये कोई नहीं बताता, आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको पता लग गया तो प्लीज अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को बताओ कि हाँ भाई लव सर यहाँ पर बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करो, फटाफट से बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए, क्योंकि अब मैं इकोनॉमिक्स के साथ साथ आपको बिजनेस स्टडीज भी ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ाने वाला हूं। ठीक है ना। तो दोस्तों स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पेन का कलर चेंज ही कर देता हूं। पहले पे लिखा है इट इंश्योर हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। अब यहां लिख दिया राइट प्रेजेंट एट द नाइट जॉब। नहीं नहीं, गड़बड़ी है, ये नाइट नहीं है, राइट है। ठीक है, और ये पर्सन है, प्रेजेंट नहीं है। हो सकती है टाइपिंग एरर है भाई, मैं नहीं करी थी, मुझसे ही गलती हुई है, मैं माफी मांगता हूं। लेकिन ठीक है, आप इसको मान लेना कि ये अब सही हो गई है। यानी इंश्योर का मतलब होता है यकीन दिलाना। तो स्टाफिंग से यकीन आता है कि हाँ भाई सही बंदा सही जगह पे आया है। स्टाफिंग का मतलब एम्प्लॉय बढ़िया तरीके का ढूंढ कर लाना। ठीक है ना। और इट एंश्योर कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस बाय अपॉइंटिंग एफिशिएंट स्टाफ। एक बढ़िया एफिशिएंट मतलब ऐसा स्टाफ अपॉइंट करना है जो फालतू की बकलोली ना करता हो, हवाबाजी ना करता हो, रिसोर्स को वेस्ट ना करता हो। ऐसे एम्प्लॉय हायर करके कंपनी का सर्वाइवल चलता रहता है, मतलब कंपनी भी जिंदा रहती है और आगे ग्रोथ भी करती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब्स। पर्सनल का मतलब एम्प्लॉइज होता है। ये स्टाफिंग की वजह से हेल्प मिलती है कंपनी को कि एक कंपटीशन वाला एम्प्लॉय आया है, तो और जो पुराने एम्प्लॉइज हैं या सारे नए एम्प्लॉइज आपस में उनमें कंपटीशन बना रहता है। कंपटीशन बना रहता है तभी जिंदगी जीने का मजा है। तुम क्लास में पढ़ रहे हो क्योंकि दूसरे स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं, अकेले तुम्हें बचपन से पढ़ाया जाता, तुम नहीं पढ़ते, समझे। अगला इट एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ये यकीन दिलाता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स यानी एम्प्लॉइज है उसका पूरा पूरा बेहतरीन तरीके से कंप्लीट इस्तेमाल होगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तो इकोनॉमिक्स का वर्ड लगता है, नहीं है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाय अवॉइडिंग ओवरमैनिंग, ये वर्ड ध्यान रखना। ओवरमैनिंग का मतलब ओवर स्टाफ ना हो जाए। 5 लोगों की जरूरत है, तुम 8 हायर मत कर लेना। ठीक है, ओवर स्टाफ नहीं करना चाहिए, ओवरमैनिंग नहीं होनी चाहिए। लास्ट इंपॉर्टेंस इट इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉइज बाय गिविंग रिवॉर्ड्स टू एम्प्लॉइज फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब सैलरी के साथ साथ उनको कुछ बोनस या इंसेंटिव देते रहो, तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है वो खुश रहते हैं, खुश, सेटिस्फैक्शन, मोरल बढ़ता रहता है, वो नौकरी भी छोड़ के नहीं जाते फिर। ये स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस थी यार, एक बार ध्यान से देख लो। अगर आप इसको लर्न करना चाहते हो तो हैंड टू हैंड लर्न कर सकते हो। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टाफिंग का जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो एचआरडी डिपार्टमेंट होता है, और इस फंक्शन को बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये क्या करता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही एम्प्लॉइज को ढूंढ कर लाता है, रिक्रूट करता है। अगर एम्प्लॉइज में लड़ाई हो जाए तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही सॉल्व कराएगा। एम्प्लॉय को नौकरी से निकालने को बोलते हैं टर्मिनेशन, वो यही करेगा। प्रमोशन यही करेगा। एम्प्लॉय की सैलरी डिसाइड यही करेगा। एम्प्लॉय को कोई नोटिस देना है यही करेगा। कंपनी पे किसी ने केस कर दिया तो कंपनी को बचाना भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है। तो स्टाफिंग भी एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अहम हिस्सा है। इस बात को डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। और तो ये लिखा है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM बोल सकते हो, आपकी किताब में यही लिखा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। कैसे पार्ट है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ये ड्यूटीज है जो नीचे लिखी हैं, ऐसे पार्ट है। और कौन कौन सी ड्यूटी लिखी है ये देख लेते हैं। नए एम्प्लॉइज को सर्च करके लाना, रिक्रूटमेंट, नौकरी को एनालाइज करना, कलेक्ट करना इंफॉर्मेशन नौकरी से रिलेटेड, ताकि नौकरी की डिस्क्रिप्शन वो बता सके एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय को भी तो बताते हैं ना भाई, तूने क्या करना है, कैसे करना है, कितनी तुझसे कंपनी उम्मीद रखती है, ये सब कुछ बताती है। ठीक है,
फिर डेवलपिंग कॉम्पनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स, एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए ये एचआर डिपार्टमेंट डिसाइड करता है, और किस बेसिस पे उसको बोनस या इंसेंटिव यानी सैलरी में बढ़ोतरी होनी चाहिए ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का काम इनके द्वारा देखा जाता है। लेबर के साथ अच्छे रिलेशंस ये डिपार्टमेंट बनाता है। एम्प्लॉइज में कोई ग्रीवियंस है, ग्रीवियंस मतलब लड़ाई हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, कंप्लेंट है, तो उसको सॉल्व ये डिपार्टमेंट करता है। एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर प्रोवाइड करता है। ये सोशल सिक्योरिटी का मतलब नौकरी के बाद रिटायरमेंट पे उसको क्या क्या मिलेगा, सिक्योरिटी, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है। कंपनी के ऊपर कोई लॉ सूट कर दे, लॉ सूट का मतलब कानूनी केस कर दे, तो लीगल कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने में या डिफेंड करने में कंपनी को ये डिपार्टमेंट हेल्प करता है। ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है वैसे, हद से 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इतनी सारी चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं, 8 लिखी हैं, कोई भी 3 याद करके छोड़ो इसको, मतलब चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे चैप्टर खत्म कैसे होता है, चैप्टर के अंदर 3 चीजें पढ़नी है अब आपको। एक रिक्रूटमेंट पढ़नी है, उसके इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं, डीपली पढ़ने हैं। दूसरे पे सिलेक्शन पढ़ना है, सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस है। तीसरे नंबर पे आपको पढ़ना है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा डिटेल है। ये तीनों चीज पढ़ के पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैंने आज की क्लास में आपको इतना ही कराया है, अगली क्लास में वो टॉपिक्स कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।